सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Hi guys, Tips. how are you? It's me Navadir again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So आज हमारा जो है सर्विंग सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। उसका मैंने जो 30% नोट्स का आपसे प्रॉमिस किया था वो भी मैंने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद जो मॉक टेस्ट जो है फाइनल सर्विंग का वो भी मैंने उसका लिंक भी जो है फाइनल वीडियो में शेयर कर दिया है। वो मॉक टेस्ट जो है मैंने प्रीवियस ईयर्स के हमारे पास जितने भी पेपर्स थे, जो भी क्वेश्चंस उन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, वो सारे के सारे मैंने उनमें से निकाल के वो मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है। तो उस टेस्ट को आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कल या परसों जो है उसके मैं आंसर्स आपसे शेयर कर दूंगा। सो आज जो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसकी कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जैसे वेस्ट पार्ट की ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। सो मैंने सोचा कि इसको हम पहले कंप्लीट कर देंगे, इसको हार्डली 3 या 4 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे पास बेसिक है, इंट्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन अबाउट वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें। प्राइमरी नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर एयर, फूड एंड वाटर। अब देखो ह्यूमन बींग की जो प्राइमरी नीड्स है उसमें जो 3 मेन चीजें हैं, एयर, फूड एंड वाटर। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अवर लाइफ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस। तो अब हम इसमें स्पेशली वाटर सप्लाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर इन दिस सब्जेक्ट। तो वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को लग्जरियस और कंफर्टेबल बनाने में। इट हैज़ इनॉमरस यूजेस इन अवर डेली लाइफ। अगर हम देखेंगे वाटर के हमारे पास इनॉमरस यूजेस है इन अवर हमारी डेली लाइफ में, जैसे कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग। कहीं कितने नंबर ऑफ पर्पसेज हैं जिसके लिए हम पानी को यूज करते हैं, डेली हम कितने ही पानी को यूज कर देते हैं इन पर्पज के लिए। बिसाइड्स हैविंग सो मेनी यूजेस इट नीड स्पेशल ट्रीटमेंट बिफोर सप्लाइंग इट टू द यूजर्स। अब बोलते हैं कि इतने यूज होने के बावजूद भी हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को जो है एक यूजर्स तक पहुंचाने से पहले इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट हम उसको देते हैं बिफोर सप्लाइंग इट टू द पब्लिक, वो हम इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पानी कहाँ से आता है, इसके सोर्सेज क्या है, कितने नंबर ऑफ सोर्सेज है, कितने सोर्सेज हमारे पास वाटर मिल सकता है, फिर किस पानी को कितनी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वो सारा जो है हम इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होता क्या है। It is the branch of civil engineering which deals with the supply of water for various purposes, that is domestic, public, industrial and commercial in a systematic way. ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। डेट सिस्टमेटिक वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस डेफिनेशन कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, जो हमें किसके बारे में डील करवाती है, पानी को सप्लाई करना। किस किस पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। आप डोमेस्टिक में कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग जो भी आता है वो सारा डोमेस्टिक में आ जाएगा। फिर पब्लिक प्लेसेस पे भी हमें पानी की जरूरत होती है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है कि जहाँ पे पानी की जरूरत नहीं होती है। हर सेक्टर में हमें क्या होती है, पानी की जरूरत होती है। तो उस पानी को इन सेक्टर्स में एक सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचा देना, वो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब सिस्टमेटिक वे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। जो यूजर्स होंगे उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो सकती, जितना उनको पानी की जरूरत होगी वो मिल नहीं सकता है अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे। तो सिस्टमेटिक वे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस डेफिनेशन। इट सप्लाइज प्यूरिफाइड वाटर टू द पब्लिक। अब ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का ही काम है जो क्या करता है, प्यूरिफाइड वाटर जो है लोगों को सप्लाई करता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वाटर को यूजर तक पहुंचाने से पहले इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इन दिस फील्ड द इंजीनियर हैज टू डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट पब्लिक वर्क सप्लाई सिस्टम। तो इस फील्ड में जो इंजीनियर है उसको जो भी हमारे पास वाटर सप्लाई के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनको डिजाइन करना पड़ता है, उनको ऑपरेट वगैरह करना पड़ता है। द वेरियस एस्पेक्ट्स अंडर दिस फील्ड आर, जो मेन 3 एस्पेक्ट्स हैं इस फील्ड के, वो क्या है, 3 है। पहला है सबसे पहले सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई। सबसे पहले हमने देखना है कि जो पानी हमने लोगों को प्रोवाइड करना है उसका सोर्स क्या हो सकता है, कि पानी आएगा कहाँ से हमारे पास, फर्स्ट ये देखना है। आगे हम इन तीनों चीजों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको उनका ओवरव्यू दे रहा हूँ। दूसरा आ जाता है फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जब हमें पानी मिल गया तो उस पानी को प्यूरिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है, वो भी हमें इसमें डिस्कस करना है। फिर आता है जब हम पानी को प्यूरिफाइड कर देंगे फिर उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक इंजीनियर होगा उसको ये 3 चीजें मेन दिमाग में रखनी होती है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि वाई जस्ट वी नीड टू डेवलप द वाटर सप्लाई सिस्टम। पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि हम पानी जो प्रोवाइड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे से पानी को प्रोवाइड करते हैं। तो अब यही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हमें इस पानी को लोगों तक एक सिस्टमेटिक वे से क्यों प्रोवाइड करना जरूरी हो गया है। अगर हम विदाउट सिस्टमेटिक वे से इसको प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा और क्या नहीं होगा, उससे क्या नुकसान होगा हमारे पास।
अब देखो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि हमारे पास जो पानी वगैरह मिलता था उसमें क्या करते थे लोग उस टाइम जो है पानी को कहाँ से लेते थे, या तो वेल्स स्प्रिंग्स वगैरह से मिल जो है लेते थे, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन कम होती थी। तो सारे जो है वेल्स से या स्प्रिंग्स से हम अपना अपना पानी जो है खुद वहां से सप्लाई करके लेते थे। लेकिन इन मॉडर्न एरा में हमारे पास क्या हो गया कि ड्यू टू इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन दिस वाज नॉट सफिशिएंट टू मीट द पब्लिक डिमांड। अब ये वेल्स स्प्रिंग्स वगैरह जो है ये सफिशिएंट नहीं थे कि पब्लिक की डिमांड को फुलफिल कर सकें, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो है सिस्टम को भी मॉडिफाई होना पड़ा। तो इसलिए हमने क्या करना पड़ा कि इस जो ये पहले एंशियंट टाइम में स्प्रिंग्स वेल्स के से हम पानी को सप्लाई करते थे, इस चीज़ को हमें मॉडिफाई करना पड़ा। पानी तो अभी भी हम सोर्स वही है, लेकिन उस चीज़ को हम मॉडिफाई करके लोगों तक पहुंचाना पड़ा। सो वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम टू फुलफिल द पब्लिक डिमांड एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। तो हमने क्या करना पड़ा कि जो इंजीनियर्स हैं उनने एक इस सिस्टम को डेवलप कर दिया, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की ताकि जो लोगों को पानी मिल सके, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल सके, जितना उनको रिक्वायर्ड है उतना मिल सके और एक सिस्टमेटिक तरीके से मिल सके। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम। तो दैट सिस्टम इज नोन एज वाटर सप्लाई सिस्टम। तो दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम टू सप्लाई द वाटर टू द पब्लिक। तो यही मेन रीजन है कि हमने एक सिस्टम को डेवलप किया ताकि हम उस सिस्टम से हम पानी को लोगों तक पहुंचा सकें। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब इस सिस्टम वाटर सप्लाई सिस्टम ने हमें कितने बेनिफिट्स दिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। इट सप्लाइज वाटर टू द पब्लिक फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब देखो इसी वाटर सप्लाई जो है की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को पानी प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए उनको यूज होता है। सप्लाइज फ्रेश एंड क्लीन वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये जो है हमारे पास क्लीन वाटर भी, क्लीन और फ्रेश वाटर जो है प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, वाटर सप्लाई सिस्टम ही। अब सप्लाइज वाटर फॉर इरिगेशन पर्पजेज। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने पानी सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए नहीं यूज करना पड़ता, हमें जो है क्रॉप्स वगैरह को इरिगेट वगैरह भी करना पड़ता, तो उसके लिए भी ये वाटर सप्लाई सिस्टम ही हमें पानी प्रोवाइड करता है। इट सप्लाइज वाटर फायर एक्सटिंग्विशिंग पर्पजेज। जो भी मिसहैपनिंग्स वगैरह कभी कहीं होगी तो आपने देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स डिपार्टमेंट है उनके पास जो है स्पेशल व्हीकल्स होती है जो क्या करते हैं, आग वगैरह अगर कहीं लगी तो उसको बुझाने के लिए जो है स्पेशली व्हीकल्स होती है उनको जो वाटर कैरी करके उसको बुझाने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द सैनिटेशन ऑफ द एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास वाटर जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होगा तो जो एरिया होगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सैनिटेशन अच्छी होगी। सैनिटेशन का मतलब होता है कि अगर देखो, अगर एग्जाम्पल ले लो, अपने घर की एग्जाम्पल ले लो, अगर हमारे पास घर में जो है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा जो हम अच्छे से साफ सफाई करेंगे, क्लीनिंग वगैरह अच्छे से होगा। अगर हमारे पास जो है वॉशरूम की एग्जांपल ले लो या कोई भी एग्जांपल ले लो जहाँ पे हमारे पास पानी जो है हर जगह यूज होता है, किचन में यूज होता है, वॉशरूम में यूज होता है। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा तो इन चीज़ों को हम अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। अगर हमारे पास इनसफिशिएंट क्वांटिटी में ऑफ वाटर अवेलेबल होगा तो सैनिटेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो हमारे पास क्या होगा, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, डिजीज वगैरह क्रिएट हो सकती है इन चीज़ों से। तो इस चीज़ को भी इंप्रूव किया किसने, वाटर सप्लाई सिस्टम ने। मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। अब देखो अगर हम प्यूरिफाइड और क्लीन वाटर जो है यूज करेंगे, पब्लिक को प्यूरिफाइड और क्लीन वाटर सप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली जो वाटर बर्न डिजीज हैं, जो भी हमारे पास वाटर से डिजीज फैलती हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, उसके चांसेस भी, उनके चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। इंक्रीजेज जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली जो है अब इस वाटर सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ये खुद तो नहीं चलेगा, इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीन्स वगैरह चाहिए। अब उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए लेबर चाहिए, तो इससे क्या होगी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है उनको वहां पे जॉब्स वगैरह मिल गई। तो इस सिस्टम से काफी हेल्प हुई लोगों को। फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ पब्लिक इन पीक आवर्स। अब पीक आवर्स का मतलब होता है कि अब देखो अगर आपको मैं एग्जांपल दूंगा, मंडे को अब देखो आप सुबह 8 AM से 10 AM के बीच में पानी की काफी ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि उस वक्त लोगों को मैक्सिमम ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है। तो इस टाइम में जो है पानी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तो डेट ड्यूरेशन इज नोन एज पीक आवर्स, की जिस टाइम में पानी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है उसको हम पीक आवर्स कहते हैं। उसके बाद आप देखो फिर 10 बजे से 3-4 बजे 5 बजे दिन को कोई मिनिमम जो है डिमांड जो है ये रिड्यूस होती जाती है। तो जिस ड्यूरेशन में पानी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है उसको हम कहते हैं पीक आवर्स। बिसाइड्स इट हैज इनॉमरस इंपॉर्टेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, अब मैं हर पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि वाटर सप्लाई सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, कि एक वाटर सप्लाई सिस्टम हमें क्यों डेवलप करना पड़ा। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इसका जो है आइडिया लग गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी एरिया में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है? अब देखो, जो भी आपने देखा होगा कि वाटर टैंक्स वगैरह बनते हैं किसी भी एरिया के लिए या किसी भी सिटी के लिए वाटर टैंक्स वगैरह बनते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होती है? पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग होती है। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि उस एरिया की उस पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, या उस सिटी में देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से जो वाटर टैंक है उस सिटी के लिए हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट्स। कि हमने कैसे पता चलेगा कि वाटर रिक्वायरमेंट्स किसी एरिया की कितनी है? इट्स द प्राइमरी नीड फॉर द इंजीनियर बिफोर डिजाइनिंग एनी वाटर प्रोजेक्ट। किसी भी वाटर प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से पहले ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना जरूरी है कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। इट विल श्योरली हेल्प द इंजीनियर टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वेरियस वर्क्स, डेट इज ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह एटसेट्रा। अगर इंजीनियर को ये चीज़ें पता हुई किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको डिजाइन करेगा। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी है किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम को डिजाइन करने से पहले। इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। अब वाटर रिक्वायरमेंट अगर हमने किसी भी एरिया की निकालनी होगी तो उसके लिए हमें 2 फैक्टर्स मैन है जिनसे हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट आता है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग और दूसरा जाता है हमारे पास कंजम्पशन पर हेड पर डे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग होता क्या है। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि सिंपली हमने जिस एरिया के लिए हमने वाटर सप्लाई सिस्टम को डिजाइन करना होता है, उस एरिया की हम देखते हैं पॉपुलेशन कितनी है। जितनी पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वाटर सप्लाई सिस्टम में, जैसे हमारे पास वाटर टैंक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, जो जो चीज़ें उस वाटर सप्लाई सिस्टम में सारी इंक्लूड होगी, उन चीज़ों को हम पॉपुलेशन के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग हम करते कैसे हैं, कि किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। अब 10, 15, 20, 100 लोग होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं आराम से। अब कोई बहुत बड़ी सिटी होगी जहाँ पे लाखों में पॉपुलेशन होगी, तो वहाँ पे थोड़ी उसको हम पर हर घर में काउंट करने जाएंगे। तो इनके लिए जो है कुछ स्पेशल मेथड्स बनाए गए हैं जिनसे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, पॉपुलेशन की फॉरकास्टिंग करते हैं। तो अब हम वन बाय वन हम उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किन किन मेथड से हम पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब हमारे पास कुछ मेथड्स है जिनसे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, फिर हो गया ग्राफिकल मेथड, फिर होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, फिर आता है कंपेरेटिव मेथड, और लास्ट आ जाता है जोनिंग मेथड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये 3 मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस वगैरह जो है इन्हीं के आते हैं। बाकी जो है ये सिर्फ थ्योरेटिकल मेथड है, इनमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं। तो अब फर्स्ट हम देखते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है सिंपल मेथड है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का। इन दिस मेथड द एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन फॉर लास्ट 30 to 40 ईयर्स इज कैलकुलेटेड एंड दिस वैल्यू इज एडेड फॉर एवरी फ्यूचर डिकेड टू फाइंड आउट द फ्यूचर पॉपुलेशन। इस मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि पिछले 30 या 40 साल में कितनी पॉपुलेशन, एवरेज कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट 40 या 50 साल की पॉपुलेशन को निकालने के लिए उस एवरेज पॉपुलेशन को हम ऐड करते जाते हैं हर डिकेड में। 10 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उस हिसाब से हम फिर आगे आगे ऐड करते जाते हैं। जनरली सूटेबल फॉर लार्ज और डेवलप्ड सिटीज के लिए ये मेथड जो है कहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है, सिटीज लार्ज होंगी और डेवलप्ड, जो जिनमें डेवलपमेंट हो चुकी होगी, जो अंडर डेवलप्ड नहीं है, जिनमें डेवलपमेंट हो गई होगी, उन सिटीज के लिए इस मेथड को ज़्यादातर यूज किया जाता है। इट इज़ एज्यूम डेट पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। और इस मेथड में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी जो इस एरिया की पॉपुलेशन है या इस सिटी की पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। कि हम एग्जांपल करो कि 10 साल में जो है सिर्फ 500 या 600 लोग जो है इस सिटी में, या 5,000 या 6,000 लोग इस सिटी में बढ़ रहे हैं, तो ये कांस्टेंट रेट के साथ जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो हम इस मेथड में एज्यूम करते हैं। इट डजंट गिव अस गुड रिजल्ट, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो एज एक्यूरेट नहीं है जितना बाकी मेथड्स के हिसाब से है। अब इस मेथड के रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, वहां से आपको ये सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। सपोज करो किसी पॉपुलेशन जो हमारे पास किसी सिटी की दी है एट प्रेजेंट, वहाँ की कितनी है 60,000 है। 10 साल पहले वहाँ की पॉपुलेशन थी 56,000। 20 ईयर्स पहले जो थी वहाँ की पॉपुलेशन जो 51,000 थी। 30 ईयर्स पहले वहाँ की पॉपुलेशन 47,000 थी और 40 ईयर्स पहले वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी 43,000 थी। तो अब हमने नेक्स्ट 40 या 50 ईयर्स की पॉपुलेशन अगर हमने इससे फाइंड आउट करनी होगी अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से, तो हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम अब यहाँ पे इसने पूछा क्या निकालने के लिए, फाइंड द पॉपुलेशन फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स। अब अगले 40 साल की पॉपुलेशन अगर हमने इससे प्रेडिक्ट करनी होगी तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन लास्ट 0 to 10 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन अभी और आज से 10 साल पहले जो है कितनी पॉपुलेशन थी, कितनी इंक्रीज हुई। अब देखो अभी प्रेजेंट जो हमारे पास कितनी पॉपुलेशन थी 60,000 थी, ये यहाँ पे इसने बताया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 60,000 है। आज से 10 साल पहले कितनी थी 56,000। तो कितनी इंक्रीज हुई, अब इसको माइनस कर देंगे। 60,000 में से 56,000 को माइनस करेंगे तो हमें पता चला कि पिछले 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 4,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। फिर पिछले 20 सालों में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब किसको किस में से माइनस करेंगे, जो 10 साल और 20 साल वाली पॉपुलेशन है इनको आपस में माइनस कर दो। इसमें से जैसे
अभी अब हमने देखा कि पिछले 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, प्रेजेंट को 10 साल पहले वाली पॉपुलेशन से माइनस कर दिया। वही 56 में से 51,000 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चला कि पिछले 20 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, 5,000। फिर लास्ट 20 to 30 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 4,000। वही अब किसको किसके साथ माइनस किया, अब हमने 51,000 को 47 के साथ माइनस किया। फिर लास्ट 30 to 40 ईयर्स के लिए इसको इसके साथ माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास हमने देखा कि 0 to 10 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन थी, लास्ट 10 to 20 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 20 to 30 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 30 से 40 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। सिंपल हम माइनस करते गए उनको। अब हमने एवरेज इंक्रीज देखना है, एवरेज जो है कितनी पॉपुलेशन पर डेकेड इंक्रीज हो रही थी, हर 10 साल में एवरेज कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो जो ये आई हमारे पास 4,000 ये, फिर 5,000 ये, 4,000 ये को प्लस करके जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ रही है, 4 हैं तो 4। तो मतलब हम देखते हैं कि एवरेज पर डेकेड में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, 4250, 4250 लोग जो है पर डेकेड में इंक्रीज हो रहे थे इस सिटी में या इस एरिया में। अब हम देखेंगे अब अगले 40 साल की पॉपुलेशन को हमने प्रिडिक्ट करना है, तो हम कैसे निकालते हैं एज पर दिस मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन फ्यूचर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स। अब अभी अगर हमारे पास 60,000 पॉपुलेशन है तो 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, जो ये 60,000 इसमें हमने प्लस कर दिया, ये जो एवरेज इंक्रीज निकल रहा था। उसके बाद अगले 20 साल की पॉपुलेशन निकालने के लिए जो अभी अब ये वाली पॉपुलेशन जो है, अब 10 साल के बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन ये हो जाएगी, तो उस प्रेजेंट में ये प्लस कर दो। फिर 30 साल के बाद जो है ये वाली पॉपुलेशन इसकी प्रेजेंट हो जाएगी, तो उसमें ये ऐड करते जाओ जो एवरेज इंक्रीज है। फिर 40 साल के बाद जो है ये वाली पॉपुलेशन जो है 40 साल के बाद, ये 30 साल के बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो अगले 10 साल की निकालने के लिए जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो उसमें ये वाला एवरेज इंक्रीज प्लस कर दो, तो अगले ऐसे निकलती जाएगी। ऐसे ही 40, 50, 60 साल जितनी साल की निकालनी होगी तो हम इस मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है पर डेकेड में। फिर उसको आगे नेक्स्ट जो है फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसमें इतना इतना ऐड करते जाना है। तो ये है सिंपल मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अब है दूसरा जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या है, इट इज एज्यूम दैट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज कंपाउंडेड एवरी डिकेड। इसमें क्या होता है, देखो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में हम ये एज्यूम करते थे कि हमारे पास जो एवरेज इंक्रीज पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है, कि पॉपुलेशन जो है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। और उसमें जो हम फाइंड आउट करते थे एवरेज इंक्रीमेंट हम देखते थे कि एवरेज पर डेकेड कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 1%, 2%, 3% जो है एक 10 साल में पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई थी। इसमें हम परसेंटेज के हिसाब से जो है पॉपुलेशन को फाइंड आउट करते हैं कि कितनी परसेंट इंक्रीज हुई एक डेकेड में। इट इज सूटेबल फॉर ओल्ड सिटीज विच आर अंडर डेवलप्ड। और ये मेथड कहाँ पर यूज किया जाता है, जो सिटीज ओल्ड हैं और अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड मतलब जिनकी अभी डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई है, उस केसेस में हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इट गिव्स बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मेथड। लेकिन ये इसका जो रिजल्ट है वो बेटर है, मतलब इसका एक्यूरेट रिजल्ट है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस मेथड को हम यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी कहते हैं। अब इसी को जो पीछे हमने क्वेश्चन किया, इसी को अगर मैं जो है किससे सॉल्व करूंगा, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें पॉपुलेशन कैसे कैसे निकलती जाएगी नेक्स्ट डिकेड्स की। अब देखो हमारे पास जो है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, इसके लिए जो अगर हमारे पास हम देखेंगे एन डिकेड्स, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, इसमें जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, जो बेसिक मैथ्स है। तो पी एन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। अब पी एन यहाँ पे है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, पी नॉट है हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन, अब आर है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, और एन हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ डेकेड्स। सो इसके बाद जो है इसमें परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो जो पिछला क्वेश्चन है उसी को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 0 से 10 ईयर्स के बीच में कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई। तो हमारे पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी वो हमारे पास कितनी थी, 60,000, और 10 ईयर्स पहले की पॉपुलेशन जो हमारे पास कितनी थी वो 56,000 थी। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी हमारे पास 60,000 थी, और 10 ईयर्स पहले पॉपुलेशन हमारे पास कितनी थी 56,000। तो इसको हमने 60,000 में से इसको माइनस करके डिवाइड उसी से किया इंटू 100 करके, तो हमें पता चला कि हमारे पास पिछले 0 से 10 साल के बीच में इस डेकेड में कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। फिर पिछले 10 से 20 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, सेम 56,000 में से। अब इससे प्रीवियस पॉपुलेशन जो थी 56 से प्रीवियस कितनी थी 51,000। तो इसको 56 में से 51,000 डिवाइडेड बाई 51,000 इंटू 100 करके तो इतनी परसेंटेज पॉपुलेशन इससे इंक्रीज हुई। फिर नेक्स्ट आता है 20 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई पिछले। अब 51 से
पहले वाली पॉपुलेशन कितनी हमारे पास 47,000 थी, तो इसको इसमें से माइनस करके डिवाइड बाई ये करके इंटू 100 करके ये, तो सेम 30 से 40 ईयर्स के लिए हमने किया, तो इतनी ये हमने निकला, यहाँ से हमें निकला कि जो है कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है पर डेकेड में जो है वो इंक्रीज हुई है। अब हमने इसका क्या निकालना है, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन की एवरेज जो है कितनी परसेंट ये निकली, पर डेकेड में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अब हमने निकालना है एवरेज जो है पर डेकेड, अब एवरेज टोटल जो है कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एवरेज इंक्रीज हो रही थी, तो जितनी ये परसेंटेज वगैरह निकले सारे को प्लस करके डिवाइड बाई 4 करके, तो एवरेज जो है अगर हम देखेंगे 8.688% पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही थी। अब फ्यूचर पॉपुलेशन को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, अब पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स के बाद हम निकालेंगे P10, वही Pn जो फॉर्मूला था ये इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R/100 इंटू n। ये P0 आप हमेशा याद रखना, ये हमेशा प्रेजेंट पॉपुलेशन है, या जो डेकेड के स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन है वही उसी को हम P0 मानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है 60,000 है, 1 प्लस R/100 इंटू 1। अब n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिकेड्स। अब अभी जो है पहला ही डिकेड चल रहा है तो 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 65212 जो आएगी। आफ्टर 10 ईयर्स इतनी पॉपुलेशन हो सकती है इस मेथड के अकॉर्डिंग। पॉपुलेशन आफ्टर 20 ईयर्स कितनी हो सकती है, अब यहाँ पे ये जो है वही 60,000 ही रहेगा। मैंने आपको बोला कि ये P0 जो था कि स्टार्टिंग डिकेड की पॉपुलेशन कितनी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब अगर आप इसको यहाँ पे ये वाली पुट करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वही 60,000 चलता रहेगा, 1 प्लस R/100 सेम रहेगा। अब सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब आफ्टर 20 ईयर्स कितने डिकेड हो जाएंगे 2, इसके लिए ये पॉपुलेशन निकलेगी। फिर 30 इयर्स के लिए यहाँ पे सेम वही रहेगा, सिर्फ डेकेड जो हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। तो 40 इयर्स ये आ जाएगा, 40 इयर्स के बाद इस पे यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेड्स क्या हो जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो ये है दो मेथड्स हमने जो आज डिस्कस किए, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। कल हम बाकी मेथड जो है दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बाकी मेथड से हम कैसे पॉपुलेशन को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को मैं हार्डली 2 या 3 दिन में जो है कंप्लीट कर दूंगा, और 5 या 6 से पहले मैं क्या कर दूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि उसका भी मैंने ऑलमोस्ट जो है 50% पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है, पॉट CPM वगैरह उसके रिलेटेड जो है, तो थोड़ा बहुत उसका सिलेबस बचा है, इसके बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।